हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो हम पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स। उसके अंदर मैंने आपको वो पार्ट कंप्लीट करा दिया था। उस टॉपिक का नाम था ताप मिति, या जिसे आप उष्मा मिति भी कहते हैं। यानी उष्मा गति के अंदर मैंने आपको उष्मा मिति कंप्लीट करा दी है। इस बात का ध्यान है ना आपको। तो चलिए, अब मैंने ये बात आपको कही थी कि यदि टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके न्यूमेरिकल हम करवाएंगे। अब अपने जो नोट्स आपने बनाए हैं उनको खोलिए। यदि आपने नहीं बनाए हैं तो आपने याद की हैं तो उनको याद लाइए और फिर देखते हैं कि आप कितने न्यूमेरिकल कर पाते हो और कितने नहीं कर पाते हो। तो चलिए इसके साथ अब स्टार्ट करते हैं हम। उष्मा मिति के न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा पूरा टॉपिक न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा। सारी हम न्यूमेरिकल पे बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आइए, तो ये अपना क्वेश्चन है पहला। इस क्वेश्चन में कहा है कि डिग्री सेल्सियस पैमाने तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर एक पिंड के तापों में 1:3 है। 1:3 का अंतर है, ऐसे मान सकते हो। तो उस पिंड का ताप पूछा गया है। उस पिंड का ताप क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इस क्वेश्चन को पहले आप कीजिए वीडियो पुश करके, और फिर हम आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ। तो चलिए, इसका वैसे तो बहुत इजी है। हम पिंड के ताप को, जैसे आपने माना था, मैंने बताया था आपको कि C बराबर C/5 और फ़ारेनहाइट वाले में अंतर F-32.9। एक कुछ ऐसा अंतर हमने लिखा था, कुछ ऐसा ही लिखा था। और पूरा सूत्र मैंने इस प्रकार लिखा था, ध्यान रखें। यदि आपको याद है तो बहुत फायदा मिलेगा, और नहीं याद है तो कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला। मित्रों, स्टूडेंट, पढ़ना आपको पड़ेगा, चाहे आप कहीं से पढ़ लीजिए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये रूमर का था, अपॉन में थे 4। ये रेन का इनका है, अपॉन में थी 10.6। इस प्रकार से मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था। उस फॉर्मूले को यदि याद अब नहीं करते हो तो आपसे क्वेश्चन हल नहीं होंगे। इस फॉर्मूले के आधार में चलने होंगे। यदि हमें सी और के में पूछे तो हम इतना फॉर्मूला लगाएंगे। यदि सी और एफ में पूछे तो हम इतना फॉर्मूला लगाएंगे। वैसे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना कुछ नहीं स्टूडेंट्स। तो चलिए इस प्रकार से करेंगे। अब कहोगे सर यहाँ पे ताप 2 है, ताप 2 है, तो हमें केवल चाहिए किसमें? ओनली फॉर सेल्सियस में दिया है इसने, सेल्सियस में चाहिए। तो मैं इसको सेल्सियस नहीं मान सकता। आप मानना चाहो तो मान सकते हो, लेकिन मैं सीधा सीधा सा इसको एक्स मान लेता हूँ। अब लेकिन इसने कहा है वो अनुपात कितने का है? एक्स तो आपने मान लिया, लेकिन वो 1:3 का है, यानी 1x और 3x। इस प्रकार का अनुपात हो, मान सकते हो। उस पिंड का तापों का अंतर बताया इसने 1:3, तो तापों का अंतर ही मैंने किया है। तो चलिए कर लेते हैं। इसको आप सोल्व करेंगे तो 9x 15x प्लस 1 ऐसा कुछ बनेगा। इसको आप उधर लेके जाओगे या फिर इसको आप इधर ले आइए। तो क्या 15 के अंदर से 9 गए तो, और x की वैल्यू पुट कर दीजिए 6 में 2 कितने बचे? 4। तो कुछ इस प्रकार से आएगा कि 26 आ गया। तो हमें पता चल गया कि सर होने वाला तो केवल यही है। तो अपना दूसरा जो आंसर था वो सही था। आराम से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस लेवल के क्वेश्चन आपके आते हैं। आपका लेवल बस इतना होता है, याद रखिए। यदि पर्सन या कंपटीशन एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो इजी बनेगा या फिर कम ज्यादा हार्ड नहीं बनेगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो चलिए इसको आपने नोट कर लीजिए फिर। और ये फॉर्मूला हमको याद करना है, करना है और करना है।
चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो चलो हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी जैसा आपने पहले किया था वैसे ही क्वेश्चन पर आधारित है। इसके अंदर पैमाने हमें एक तो केल्विन वाला दिया गया है और एक पैमाना हमें दिया गया है फ़ारेनहाइट वाला। तो केल्विन और फ़ारेनहाइट वाले पैमाने के जो फॉर्मूलाज हैं वो केवल ये दो हैं। इन दो फॉर्मूलाज के जरिए हम इसको निकालेंगे। आपको लग रहा हो जो आप निकाल सकते हो तो उसको निकाल के दिखाइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए लेते हैं। कोई इसमें x दिया हुआ है, एक्स के एक्स एफ, एक्स का मान इसने पूछा हुआ, तो क्या दोनों में x में समान मान लूं? समान मान लूं क्योंकि हमें ताप तो एक ही निकालना है। यदि दोनों में यदि x समान होगा तभी तो ताप निकलेगा। वो x का x था वो निकलेगा, वही तो ताप होगा। तो इसे मैं x माइनस 273 मान लूं और इसे मैं x माइनस 32/9 मान लूं। इसको करोगे 9x माइनस में 7 2 कैरी 2 963 63 2 65 6 18 18 और 6 क्या 24 होंगे। 5x 160। इसको काटोगे इधर, इसको इधर ले जाओ, क्या बनेगा x की वैल्यू क्या 4x हो जाएगी और ये 160 में से घटाओगे कितने बचेंगे। यहाँ पे 7 15 में 6 गया 9, 3 में से गया 2, x की वैल्यू निकालो 1297/4। चलो करो। अरे यार दो की दो ही आएंगे, वैल्यू 3 ही तो थी, रॉन्ग कर दिया। 5 कैरी हो जाएगी, फिर 7 समझ गए आप, ये आएगा क्योंकि सर ऐसा तो यही है। तो आप क्वेश्चन करके निकाला इसी को, क्वेश्चन इतनी स्टेप को खाना सीखो। ये स्टेप मैंने जानबूझ के खाई है आपको समझाने के लिए। आपको इतनी स्टेप खानी होंगी। बच्चे पता है आपको वो पढ़ना चाहते हैं जो आपसे कमजोर है। उनके माँ बापों ने भी सपना देख रखा है कि हमारा बच्चा भी कुछ बन के दिखाए। तो उन सबके लिए ये, उन भाइयों के लिए ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए है ताकि वो अपने माँ बापों के सपने पूरे कर सके। इसलिए सारी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। लेकिन बेटा आप भी है ना इससे बचना सीखिए। धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे, मैं नहीं कहता कि आप एक बार में सीखिए, लेकिन आपको धीरे धीरे कभी तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो आप सीखिए इस तरह से। इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, आराम से कर सकते थे। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, मैंने अभी तक वो मिटाया नहीं है। आपको वो तो पक्का याद होना चाहिए। ये फॉर्मूले आपको याद होंगे तभी आपका काम होगा। तो चलिए अब इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन करते हैं आपका टाइम न लेते हुए। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है। ये पूरा क्वेश्चन लॉजिक वाला क्वेश्चन है। हालांकि होगा ये इस फॉर्मूले से ही होगा, लेकिन इसमें लॉजिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाता है, चुटकियों में। इतना पलक झपकते ये क्वेश्चन हल, इतना भी नहीं करना पड़ता आपको। ये क्वेश्चन इतने में हल हो जाता है। एक बार की ट्रिक ही मानिए आप इसको। इसने कहा कि दो तापों का अंतर केल्विन पैमाने पर 25 केल्विन का है, डिग्री नहीं है यहाँ पे, 25 केल्विन का है, तो ये डिग्री सेल्सियस पैमाने पर होगा। 25 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस, 13.41 डिग्री सेल्सियस या फिर 22 डिग्री सेल्सियस। इनमें से आप बताइए कर सकते हो क्या? यदि आप करना चाहो तो करके देख लीजिए और फिर आपको मैं इसमें बताता हूँ। तो ये बहुत शानदार है, करके आप देखिए। यदि आपसे होता है तो बहुत बढ़िया बात है। वीडियो को पुश करके पहले स्वयं करके देखना चाहिए। हमें वहाँ पे खुद करना पड़ेगा, वहाँ पे कोई बैठा नहीं है आपके लिए करने के लिए। तो चलिए छोड़िए केल्विन पैमाने, और ये जब भी कभी केल्विन पैमाने और डिग्री सेल्सियस पैमाने की बात करें किसी अंतर के लिए, तापों के अंतर के लिए या फिर उनकी संख्या के लिए, उनकी खानों की संख्या के लिए ऐसे वगैरह बात करें, तो आपको एक चीज पता है कि ऐसे सब मान है, ऐसे कोई भी मान नहीं है जिनके ये बराबर हो आपस में। ऐसा कोई मान है क्या?
केवल डिग्री सेल्सियस और केल्विन पैमाना ही ऐसा होता है जिनके मान आपस में समान होते हैं। इनके मान यदि इसलिए इनका तापों का अंतर क्या होता है, बराबर होता है। 5 अंतर यहाँ पे, इसलिए इनको ये तापों का अंतर कहा जाता है। ये तापों का अंतर ही होता है इनका। ये तापों का अंतर बोल दीजिए, चाहे खानों की संख्या बोल दीजिए, बात एक ही है। ऐसे ही कभी भी आपसे पूछ ले तो केवल क्या करना है, 25 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, अब तो बता दो 25 आएगा सर। हमने कहीं पेन नहीं टेका, केवल और केवल सूत्र से निकाल लिया। मैंने कहा था आपको सूत्र बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सूत्र याद रखोगे तो आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व, वरना सूत्र तो आपको याद रखने पड़ेंगे स्टूडेंट, इसके बिना कुछ नहीं है। तो आप ऐसे क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आप कर सकते हो यदि आप मुझसे और मांगना चाहो। वैसे तो बहुत प्रैक्टिस सेट होते हैं, आप वैसे डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आप मुझसे पर्सनल मांगना चाहते हो तो मैं और आपको एकदम बढ़िया बढ़िया लेवल के एक क्वेश्चन पेपर दे सकता हूँ, पीडीएफ बना दूंगा, आप बोलोगे मैं दे दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चलो ये है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होगा। चलो इसके लिए मैं बता देता हूँ। वैसे तो आपको सीधा सीधा याद कर लेना चाहिए, इस बार आपको इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। ये क्वेश्चन है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होगा, तो इसके लिए आपको वो बात याद करनी पड़ेगी जो मैंने आपको लिखाई है, जो मैंने आपको सिखाया है। मैंने आपको लिखाया था एक पानी का विशिष्ट व्यवहार। पानी का विशिष्ट व्यवहार कहाँ से कहाँ होता है, 0 से 4 डिग्री होता है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यहाँ पर पानी क्या करता है, विशिष्ट व्यवहार करता है अपना। सामान्यतः फैलता है, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, पहले सिकुड़े का फिर फैलता है। तो पानी का विशिष्ट व्यवहार कहाँ पे शुरू होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, सेल्सियस हमें क्या मिल गया, सेल्सियस मिल गया, हमें सेल्सियस मिल चुका है, क्योंकि पानी का व्यवहार, पानी विशिष्ट व्यवहार कहाँ पे करता है, डिग्री सेल्सियस पर। तो एक पैमाना तो डिग्री सेल्सियस का आ जाएगा अपने पास, और एक इसने दे रखा है फारेनहाइट का। तो डिग्री सेल्सियस में मैं सेल्सियस की मान क्या 4 रख दूं, ये सेल्सियस की मान मैंने, सेल्सियस की जो मान है वो मैंने क्या रख दिया, 4 रख दिया। इसी प्रकार समझ गए ना कि मैंने इस सेल्सियस का मान 4 क्यों रखा है, समझ चुके हो आप। डिग्री सेल्सियस का मान मैंने 4 रख दिया है। नीचे अपॉन में 5 आता है, ओके सर। अब फारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है, F माइनस 32 अपॉन में 9। सोल्व करो, ने लिखा ना आपको 36, 5 और माइनस 160, जोड़ो 6 9 1 5 5 3 15, सिर्फ 3 तो नहीं है, 5 3 15, बचे कितने 4 5 45, क्या आ गया, क्या आ गया, 9 की तो यहाँ पे ही है, लिख देगा मैंने। चलिए भाई फोर्थ वाला आएगा, तो जरा सी भी कैलकुलेशन ठीक है यार। मैंने खुद ने इसको 1 2 3 स्टेप तो लिखा है। आप ऐसे सीधा कर सकते हो। अरे आप ओनली फॉर एक लाइन लिखोगे, 2 लाइन में क्वेश्चन आंसर आ जाना चाहिए आपका, आपको इतने में समझ आना चाहिए। अब फिर भाग तो देना होता है यार, आपको ये तो लिखना ही नहीं, आपको ये तो कभी नहीं लिखना। इसी चीज को आप लिखोगे नहीं यार। 36 तो यहाँ पे होते हैं, और यहाँ पे क्या होंगे 5 होंगे और 160 होंगे, इधर जाएंगे प्लस कर जाएंगे। 36 और 160 कितने होंगे भाई, 196 होंगे। 196 में 5 का भाग देना है, बस इतना तो करना आपको। इसी तरह क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं था। इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है, चलिए तो वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अपना लॉजिकल वाला ही है। एक धातु के गोले को गर्म करने पर उसमें वृद्धि होती है, घनत्व क्षेत्रफल आयतन या कोई नहीं, चलो तो छोड़ दो, 3 मिनट बता दो। एक सामान्य से बात देखिए, कोई धातु का गोला है, ये वाली धातु का गोला है, इसको मैं गर्म करता हूँ, इसको मैं गर्म कर रहा हूँ। तो एक बात रखना, सामान्यतः धातु को गर्म करते हैं तो पहले फैलते हैं, ऐसे नहीं कि सर मैंने तो सर हमारे यहाँ पे कढ़ाया था, उसको मैंने गर्म कर लिया वो तो फैल गया, ये कोई बात नहीं है थोड़ा, लेकिन आपको फर्क नहीं नजर आएगा। लेकिन ये साइंस कहती है, साइंस ये कहती है कि सामान्यतः धातु को गर्म किया जाता है ना, तो वो थोड़ा सा फैलते हैं, वो थोड़ा फैलते हैं, ज़्यादा नहीं फैलते, थोड़ा फैलते हैं, थोड़ा सा भी, थोड़ा 0.001 इतना फैलते हैं।
आप समझ सकते हो, वैसे तो समझते ही हो, फीलिंग तो आपको आती है। तो सामान्य धातु को गर्म करते हैं ना तो फैलते हैं। ठोस माना ठोस धातु को यदि सामान्य गर्म किया जाता है तो वो पहले फैलती है, ठीक है ना, बाद में वैसे करते हैं, बाद में वापस अपनी स्थिति आ जाती है, लेकिन शुरू में वो थोड़ी सी फैलती है क्योंकि उनके अंदर भी कंपन करने लग जाते हैं ना अणु, उनके अंदर जो अणु होंगे वो कंपन करने लग जाएंगे। समझते हो ना अपनी बात को? वो जो कंपन होंगे वो जो अणु होंगे ना वो कंपन करने लग जाएंगे, तो वो थोड़ा सा फैलते हैं। तो किसमें वृद्धि होगी? क्षेत्रफल में होगी, घनत्व होगी। अरे यार फैल गया, उसकी धारण क्षमता ज्यादा होगी। धारण क्षमता होती क्या वैसे? क्या आयतन नहीं होती क्या? आयतन तो होती है, उसकी धारण क्षमता क्या होती है? क्या आयतन नहीं होती? तो उसके आयतन में क्या होगी? वृद्धि होगी। किसके में होगी? उस धातु वाले में। धातु के गोले को गर्म किया जाता है। अब गोले की जगह में पात्र ले सकते हो, किसमें तो गोला दिया हुआ, लेकिन आप यहाँ पात्र लिख सकते हो, आपको पात्र ही मिलेगा। तो क्या होगा? आयतन में वृद्धि होगी। ये अपना लॉजिकल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको। क्वेश्चन न्यूमेरिकल कम, थ्योरेटिकल ज्यादा मिलेंगे आपको। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हमें और भी न्यूमेरिकल करने हैं। चलिए ये अपना अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोलता है एक बीकर में 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल भरा है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा, यानी जल उबलने लगेगा और नीचे निकलने लगेगा पात्र से, यानी पात्र मतलब बीकर से। यदि कब निकलेगा? उसे 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए, क्योंकि आप जल समझ रहे हो। 4 डिग्री से कम ताप पर गर्म किया जाए, 1 और 2 दोनों, कोई नहीं। अब कहोगे सर आपने जो पढ़ाया था पानी का विशिष्ट व्यवहार, उसके हिसाब से तो पहले आएगा। बिल्कुल सही है, पहला आएगा, लेकिन पहला तो आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। क्या दूसरा गलत है? मुझे बताइए। बहने लगेगा ऊपर। ये पानी के विशिष्ट व्यवहार ही कहता है बेटा। पानी का विशिष्ट व्यवहार केवल घनत्व और आयतन को दर्शाता, इसमें घनत्व और आयतन का जिक्र नहीं हुआ है। पानी ऊपर बहने लगेगा इसका जिक्र होगा। पानी ऊपर बहने का मतलब क्या है? मतलब नीचे से उसको उष्मा मिल रही है बहुत ज्यादा। 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा उष्मा होती नहीं है, आप कहोगे सर होती नहीं है, लेकिन क्या होता है? पानी उबलने के लिए पर्याप्त नहीं होती क्या? नहीं होती क्या पानी उबलने के लिए? लेकिन वो पानी ऊपर से बहकर निकलेगा, लेकिन एक विशिष्ट व्यवहार के लिए उसके लिए चलिए मैंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा था कि वो उपयुक्त नहीं होती। चलिए वो तो उपयुक्त नहीं होती, लेकिन क्या मैं इसे गलत मानूं? इस तरह से मानते, लेकिन क्या ये गलत हो सकता है क्या? बड़े गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। इसका मतलब है कि 40 यानी 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम ताप पर हो गर्म करेंगे तो भी पानी बीकर से ऊपर बहने लगेगा। आप कहोगे सर बीकर से कैसे बह सकता है? अरे यार बीकर छोटा भी तो हो सकता है, बीकर बड़ा भी हो सकता है। बड़ा होगा तो यहाँ से इससे ऊपर करेंगे तो निकलना ही है, इसका मतलब तो नहीं निकलेगा। लेकिन सामान्यतः यदि बीकर होगा तो उससे जल बहने लगेगा। बीकर छोटा से होता है बेटा, छोटा मोटा से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब बीकर यदि गर्म होता है तो पानी के विशिष्ट व्यवहार ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि पानी की, मैंने कहा था वो पानी की गुरुत्व उष्मा अधिक होती है। पानी की उष्मा क्या होती है? उच्च होती है। पानी की उष्मा क्या होती है? उच्च होती है। तो पानी की उष्मा ऑलरेडी उच्च होती है, तो पानी वैसे ऊपर जाने लगेगा, नहीं जाएगा। तो इसलिए 1 और 2 दोनों सही होंगे, क्योंकि पानी हमेशा, आप समझिए इस बात को, पानी में ऊपर तो जाने वाला ही है। अरे पानी जाएगा कहाँ? जैसे जैसे गर्म होगा ऊपर नहीं जाएगा क्या? हम उसे गर्म करते जाएंगे ऊपर तो जाएगा ही, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से कम गर्म किए तो भी धीरे धीरे तो ऊपर जाएगा ही। वो थोड़ा लेट चला जाएगा, लेकिन ऊपर तो जाएगा। समझ रहे ना आप? तो इसी को एक दिन आप ये प्रश्न नहीं समझे तो आप मुझे लिख सकते हैं कि सर हम वो प्रश्न नहीं समझे, आप वापस से दोबारा बताइए, कुछ और उदाहरण देके बताइए, एग्जाम्पल देके बताइए, तो आपको करवा दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे बेटे, में जो लिखा रहा हूँ ना वो क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, अलग अलग जगह से लिए गए हैं। तो चलिए इसलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ताकि बच्चों का अलग क्वेश्चन पर मन डाइवर्टेड ना हो। ऐसा ना सोचें कि कई कई बहुत खतरनाक खोपड़ी के होते हैं, मैंने देखे हैं। इससे पहले तो वो अगला करना चाहते हैं कि तो सर करवा रहे हैं हम वो करेंगे, लेकिन आप छोड़ो, हमें पहले ये करना है। इसलिए मैं आपको केवल और केवल एक एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना, बोर्ड तो बहुत बड़ा है, मैं और क्वेश्चन भी लिख सकता हूँ, आपको दिखने तो वाले सभी हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन है, नहीं है ये,
लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सोचना समझना ज्यादा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा तर्क वाला चला गया और अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इसको पूछा वो मत समझना। इसमें इसने बर्फ भी दे दिया और जल भी दे दिया। यहाँ पे जल आएगा बेटे। और अब इसे पढ़िए पहले। 30 डिग्री सेल्सियस वाले 80 ग्राम जल को 0 डिग्री सेल्सियस वाले बर्फ के टुकड़े पर डाला जाता है तो बर्फ की पिघली हुई मात्रा क्या होगी? बर्फ की पिघली हुई मात्रा क्या होगी? ऑप्शन है आपके पास सामने दिए गए हुए हैं, उससे आप जान सकते हैं। तो आपको बताना है कि बर्फ की पिघली हुई मात्रा क्या होगी। अब बर्फ की पिघली हुई मात्रा पूछ ली इसने, मात्रा मतलब यार द्रव्यमान तो पूछा है। बर्फ की मात्रा और जल की मात्रा के लिए मैंने कुछ सूत्र भी लिखाए थे। बर्फ की मात्रा के लिए मैं लिखाता था ms डेल्टा थीटा, और मैंने बर्फ की मात्रा भी लिखाया था मैंने ml गुप्त ऊष्मा के रूप में लिखवाया था मैंने आपको। अब द्रव्यमान 2 है, इसको m1 और इसको m2। s1 तो चलो s1 तो एक ही है, थीटा 1 भी चलो एक ही है, चलिए कोई बात नहीं। m1 इसने कितना दिया है? इन्होंने दिया क्या? सी नहीं दिया क्या? और S1 किसकी? पानी की। कितनी होती है? क्या एक होती है? और डेल्टा थीटा यानी थीटा में परिवर्तन, थीटा 2 माइनस थीटा 1, यानी मान लो कुछ भी मान लो आप 30 माइनस 0 कर लो। सही लिख रहा है दिया है इसने। 30 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस पर डाला जाता है। M2 हमें पूछा है L। अब पूछोगे बर्फ का है, बर्फ की गलन गुप्त उष्मा, बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा। अभी आपको काम आएंगे फॉर्मूले, वो फॉर्मूले आपको अभी काम आने वाले हैं। लिखवाए थे मैंने, सभी लिखवाए थे। बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा कितनी होती है? 80 होती है। तो क्या मैं 80 से 80 कैंसिल कर दूं? चलो सर काट दे इसको काट दिया। अभी क्या बचा? 30 बचा। M2 मात्रा ग्राम में लगाओ, कुछ भी लगाओ, ग्राम ही है, आंसर 30 ही आएगा। उत्तर तो आ गया बेटा एक ही लाइन में, लेकिन इसको समझना बहुत खतरनाक था। यदि आपने इसको समझा है, समझ में आ गया ना आपको। मैंने पहले पानी का लगाया और हमको लगाया। अब वो निकाल लीजिए गुप्त उष्मा वाला, यानी गुप्त उष्मा के जो टॉपिक है जूल का उष्मीनियम के अंदर जो टॉपिक है मैंने आपको लिखाए हैं, उसके नीचे आपको जो दिए हुए हैं वही मैंने लिखाए, उसी से क्वेश्चन करवाया है। जल का दिया तो जल का ले लिया, बर्फ का दिया तो सादे बर्फ का ले लिया। अब मैंने बराबर क्यों किया ये भी बताया ना आपको, क्योंकि उसके ऊपर इसको डाला जा रहा है। तो बर्फ की पिघली मात्रा पूछ ली इसमें, बराबर तो हम करते ही हैं। समय है क्वेश्चन बहुत शानदार था, इसको इंपोर्टेंट लगाना बेटा। ये क्या है? इंपोर्टेंट है फॉर इंडिया। ये कुछ मान लीजिए आप, एफ के लिए मान लीजिए, चाहे नेवी के लिए मान लीजिए। इजी था, 30 ग्राम आ गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब चलिए ये क्वेश्चन है बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बहुत शानदार क्वेश्चनों के अंदर इस क्वेश्चन को लिया जाता है और ये बहुत शानदार क्वेश्चन होता है और उन्हीं के अंदर ही आता है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है माने तो, क्योंकि सूत्र हमें यदि याद है तो उसके अंदर ये मान रखिए और आपका उत्तर ले लीजिए। लेकिन यदि सूत्र की दृष्टि माने तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है बच्चों के लिए याद करना। सॉरी, आप समझते हो इस बात को? आपको मैंने सूत्र लिखाया था थीटा मिक्सचर का। चलिए वो तो आपको मैं बाद में बताऊंगा। थीटा मिक्सचर तो आपको ये फॉर्मूला में बाद में बताऊंगा, लेकिन आप पहले प्रश्न पढ़िए कि सर आप थीटा मिक्सचर ले ही क्यों रहे हैं, आप हमें पहले बताइए। तो मैं बताता हूँ आपको इस प्रश्न के जरिए से। दो द्रवों के ताप 32 डिग्री सेल्सियस व 24 डिग्री सेल्सियस है। इनके समान द्रव्यमानों को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप थीटा मिक्सचर मिश्रण का ताप 28 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होगा। अब कहने का मतलब सर विशिष्ट ऊष्मा, ये तो पता चल गई कि इसके अंदर जो विशिष्ट आपकी जो ऊष्माएं हैं वो है तो सर 2 ही, क्योंकि अनुपात 2 का तो होता है, और भी होता है, लेकिन यहाँ पर 2 का है, इसलिए विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है वो 2 में है और इसीलिए आपकी विशिष्ट ऊष्मा भी 2 ही है। तो इससे निकलेंगी थीटा मिक्सचर वाले फॉर्मूले से, वो फॉर्मूला होता है
M1S1 डेल्टा, डेल्टा मत कीजिए आप, थीटा कीजिए, थीटा 1 प्लस M2S2, एस क्या है, स्मॉल है, आपको मैं शुरू से बताते आया हूँ, और थीटा 2 अपन में M1S1 प्लस M2S2। इस फॉर्मूले के जरिए से क्वेश्चन कर सकते हो, आप आराम से कर दोगे और ज़्यादा आपको टाइम लगने वाला नहीं है, और आप इसे आराम से कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। इसके अंदर मान रखिए, कुछ भी नहीं करना यार, आपको दे रखा है इनके समान द्रव्यमान। अरे द्रव्यमान तो समान हो ही गए, द्रव्यमान से मैं कोई लेना देना नहीं, द्रव्यमान का तो खेल यहाँ पे खत्म हो गया, इनका खेल तो यहाँ पे खत्म हो गया, इनसे तो हमें कुछ नहीं लेना। अब S1 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 S2 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 ये हमें ज्ञात करने हैं, ये हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो ये तो आराम से कर दोगे यार, ये तो हमें ज्ञात करने। तो थीटा दे रखे अपने को, दो ध्रुवों के ताप 32, थीटा मिक्सचर, एम नहीं ले रहा मैं, एम नहीं ले रहा हूँ कि अभी मैंने कुछ बताया है। थीटा पहला दिया इसने S1, थीटा क्या दिया, थीटा 1 कितना दिया है, इंटू 32 प्लस S2 थीटा 2 24, M1 नहीं लिखूंगा, S1 समझ गए, कहोगे सर बताइए आगे। चलिए आगे करते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है, तो मिश्रण का ताप बताइए। मिश्रण का ताप क्या होगा, मिश्रण का ताप इसने दिया है भाई, मिश्रण का ताप मैं भी क्या बोल रहा हूँ, मिश्रण का ताप इसने ऑलरेडी दिया है 28, उसको तो ले जाऊंगे 28 S2 S1 32 S1 प्लस 24 S2 के यही है, S1 उधर S2 इधर, बोलो करो भाई। 32 में कितने गए, उधर जाकर माइनस का, इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, 4S1 4S2 चला जाएगा इधर, तो S1 अपॉन S2, S1 अपॉन S2 की वैल्यू क्या बनवा देगा, ये आ गया। अगर कुछ नहीं था, मान रखना था, ये बताने की जरूरत नहीं ज्यादा, मैं आपके साथ वो क्या बोलते हैं, वो माराफोड़ी करने वाला नहीं हूँ। आपको पता है कि सूत्र था, मान रखो आंसर लो, सूत्र में मान तो रख सकते हो आप, इतना तो कर सकते हो। चलिए, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, और लेकिन मैंने कहा था इजी था, इजियों के लिए इजी था। चलिए आगे करते हैं। वैसा ही क्वेश्चन ये है, इसे भी हम उसी प्रकार से करेंगे। यदि क्या आप इसे कर सकते हो, इसी फॉर्मूले, वही फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूले में मान रखने हैं, आंसर आपको बता दिया जाएगा, ऐसा कर सकते हो। इसे हमको होमवर्क दे दिया जाएगा, बोलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आपको करा दिया, एक क्वेश्चन आप कीजिए, इसका आंसर जो आएगा मुझे बताना है, इसका आंसर जरूर लिखना क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन मोस्ट है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बताना मुझे। तो ये क्वेश्चन आपको करना है स्टूडेंट, इसका आंसर बताना क्या आया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपने यदि इसको अभी कर दिया तो आप कमेंट में तुरंत लिख लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर मिलना चाहिए। चलिए गाइस चलते हैं आगे। बड़ा ये क्वेश्चन आज का वैसे तो मैं लास्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन मैंने जितने क्वेश्चन करवाए उन सबसे मोस्ट क्वेश्चन की रेंज के अंदर आता है ये क्वेश्चन। आप ऐसा मान लीजिए कि सबसे मोस्ट क्वेश्चन मैं इसे कहना चाहूंगा ना, वो क्वेश्चन मैं इसे ही कहूंगा, ये एक मोस्ट क्वेश्चन में से आता है, जो बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत शानदार है। छोटा ही क्वेश्चन है, एवरेज का न्यूमेरिकल है, शानदार इसकी वोकेब है। समान धातु के दो गोलों का व्यास 1:2 है, तो इनकी उसमें धरता हुआ अनुपात। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल इसकी लैंग्वेज है, और बहुत ही खतरनाक तरीके से होने वाला है। तरीका थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन वो
आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे, उस प्रकार से आपने किया है। क्वेश्चन बहुत शानदार होने वाला है। क्वेश्चन को देखें, आज के लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पहले आपको बताता हूँ कि अपने चैनल को सपोर्ट कीजिए, और यदि आपको क्वेश्चन यदि पसंद आए तो आप तुरंत लाइक मार देना, तुरंत। सब्सक्राइबर तो करना ही है यार, सब्सक्राइब तो करना ही है। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, बहुत शानदार क्वेश्चन है। उसमें घटता है उसको बता, आपको वो होता है एमएस डेल्टा थीटा। इतना आपको पता है, कुछ नहीं लिखा मैंने, पता उसमें लिखा क्या, ऐसे मैं लिखता हूँ क्या, क्यू समानुपाती एम। इतनी बात आपको पता है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये लिख सकता हूँ क्या मैं, बोलो क्या मैं लिख सकता हूँ, हार्ड है क्या? ये तो नियतांक है, इसको नियतांक बढ़ाते हैं। मैं लिख सकता हूँ क्या? अरे बोल जाओ, क्या लिख सकता हूँ क्या? अब आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई की क्यूब, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो क्या मैं इसे आर की क्यूब लिख सकता हूँ? तो समापति करने देते हैं। अब चलो करते हैं, क्यूब टू बराबर की क्यूब। क्या लिख सकते हैं क्या? अरे बोलो, क्या मैं लिख सकता हूं? यदि हाँ तो आगे चले। इतनी बात आपको समझ आ गई? कुछ ज्यादा हार्ड था क्या? नहीं था? अरे बोलो नहीं था ना, यस और नो? अरे बोलिए, कमेंट में जरूर लिखना यदि आपको पता हो। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, आगे क्या होना है समझ गए होंगे आप। R1 अब कहोगे सर ये तो त्रिज्या है। अरे त्रिज्या हो जाए गोले का व्यास, सब बात एक ही होती है, समझना। क्वेश्चन के न्यूमेरिकल के अंदर व्यास त्रिज्या में कोई अंतर नहीं होता। किसने दिया इसने? क्या गया अनुपात, क्या आगे क्या, क्या आगे क्या, 4 नंबर आगे क्या, छोटा सा फॉर्मूला था। मैंने कहा मैंने जो प्रश्न पढ़ा है उसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। सबसे मोस्ट क्वेश्चन मैंने को कल लिखा है, लेकिन उससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है आज वाला, मैं भी लिख देता हूँ। तो आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें, आप हमारे सपोर्ट कीजिए, अपने चैनल को आगे बढ़ाइए। सबसे ज्यादा काम आपका, पहले आपका ये फर्ज बनता है, आप चैनल पे आए हो तो इस चैनल को आगे बढ़ाइए, इस चैनल को आप आगे बढ़ाइए, इसको आगे तक लेके जाइए। क्योंकि जितनी तरक्की आप करोगे उतनी तरक्की हम करेंगे। आप हमसे बहुत 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 ज्यादा तरक्की करोगे, बहुत ज्यादा तरक्की आप करने वाले हो, ये बात होता है। लेकिन आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। इसी प्रकार तो आपको ये अच्छा लगा हो तो मैंने आपको पहले कहा था, शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करो, जी भर के सब्सक्राइब करो। कमेंट पता ही ना आपको, हमें ज़्यादा रोमांटिक नहीं होना है, इस और ना। चलिए ये तो हमारी कुछ हंसी ठाकी बात थी, और बाकी कुछ नहीं है। और वैसे तो आप समझदार हैं, तो चलिए आपसे विदा लेंगे। इसी प्रकार हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को ऐसे देखते रहें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको चैनल की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, वीडियो की नोटिफिकेशन भी तुरंत मिलती रहे। तो धन्यवाद स्टूडेंट, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। तो इसी प्रकार आप मेहनत करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।